नमस्कार, डीडी कॉन्क्लेव में आपका एक बार फिर स्वागत है। और डीडी कॉन्क्लेव में जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, हम गोरखपुर में हैं। पूर्वांचल का जो दंगल है उस पर बात हो रही है और इस वक्त हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़े। इससे पहले कि उनका परिचय कराऊं, मैं आपको यह बता दूं कि इन चुनावों में कांग्रेस जो है, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करें, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पिछले कई समय से लगातार हाशिए पर थी। लेकिन इस बार कांग्रेस मुख्य धारा, लड़ाई की मुख्य धारा में आने की पूरी कोशिश कर रही है, पूरी जद्दोजहद कर रही है। और 3 दशक में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस लगभग उत्तर प्रदेश विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसने उम्मीदवार उतारे। 3 दशक में पहली बार हो रही है। तो कोई पहचान कैसे होगी आगे की उड़ान, इसी पर कांग्रेस की संभावनाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के बेहद वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया जी। पीएल पूनिया जी कई बार सांसद रह चुके हैं और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो कैंपेन कमेटी है कांग्रेस की, उसके अध्यक्ष भी हैं। उसका नेतृत्व भी पूनिया जी के हाथ में है और अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं पीएल पूनिया जी। पूनिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दूरदर्शन कॉन्क्लेव में डीडी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी, आपने मौका दिया। जी पूनिया जी, मेरा पहला सवाल आपसे, जैसा मैंने अभी ये कहा कि भाई 3 दशक में पहली बार कांग्रेस ने लगभग सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। आपने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि पहले से अच्छी सीटें आएंगी कांग्रेस की। सर, पहले सिर्फ 7 सीटें थी, तो पहले से अच्छी 10 भी हो सकती हैं, 15 भी हो सकती हैं। ये एक बात कह रहा हूं मैं, लेकिन आप जब कहते हैं पहले से अच्छी, तो आपका आंकड़ा, आपका आकलन किधर जाता है? देखिए, जब अच्छी की बात करते हैं तो उसका भाव एक सम्मानजनक संख्या के ऊपर है। कोई आंकड़ा नहीं दिया जा सकता, लेकिन 40-50 से कम किसी भी सूरत में सीटें आने वाली नहीं है और उससे ज़्यादा भी हो सकती है, 70-80 तक भी हो सकती हैं। और जो मोटा जो अनुमान है अलग अलग पार्टियों का, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा है और मिलीजुली सरकार बनेगी और उसमें क्या परिस्थितियां बनती हैं, कांग्रेस पार्टी की अत्यंत बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और आपने, मैं एक तरह से एक भविष्य की जो स्ट्रैटेजी है कांग्रेस की, उसकी तरफ भी आपने साफ इशारा किया है। क्योंकि यही से जो आप बात कह रहे हैं सर, उसी से मैं सलमान खुर्शीद साहब का हाल का बयान जो है, मैं उसके निहितार्थ निकालने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि आपने कहा कांग्रेस 40 से 70 के बीच का आंकड़ा ले सकती है, त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है। और सलमान खुर्शीद जी ने साफ तौर पर अभी बयान दिया, उन्होंने कहा सपा से, समाजवादी पार्टी से हमारे वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन बीजेपी को बाहर रखने के लिए हम सपा का समर्थन देने के लिए, अखिलेश यादव जी का समर्थन देने के लिए तैयार हैं। क्या ये कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन इस वक्त कहा जा सकता है? देखिए, ये सलमान खुर्शीद साहब ने जो कहा वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन इसी विषय के ऊपर हमारी राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी वो स्पष्ट रूप से कह चुकी हैं कि अगर हंग असेंबली होती है और किसी को भी बहुमत नहीं मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता और फिर दूसरा विकल्प समाजवादी पार्टी के साथ जाने का है। तो उसके बारे में उन्होंने, हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है। और पुनिया जी, आप जो है वो मायावती जी से भी बहुत नजदीक रहे, उनके साथ आपने लंबे समय तक काम किया है। बसपा को क्या आप बिल्कुल रूल आउट कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन में? आपको लगता है बीएसपी इस फाइट में नहीं है क्या? देखिए, बहुजन समाज पार्टी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है और ऐसा अनुमान है, ऐसा अंदाज लगाया जाता है राजनीतिक क्षेत्रों में कि वो उतना ही करते हैं जितना भारतीय जनता पार्टी उनको कहती है कि ऐसा करिए ऐसा करिए, तो वो उतना ही करती है। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि जो एक पार्टी स्वतंत्र रूप से अपना कोई निर्णय नहीं ले सकती, कोई कार्यक्रम नहीं कर सकती, जो कहा जाता है उतना ही है और
अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी भारतीय बहुजन समाज पार्टी की प्रशंसा की, कहा कि वो अभी भी रिलेवेंट है और मुस्लिम वोट पाने के हकदार है। तो इस तरह की बातें कही तो पूरी तरह से स्पष्ट है कि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं मिला जुला खेल खेल रही है, राजनीति खेल खेल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो पुनिया जी यानी आप कहते हैं कि बीएसपी और बीजेपी एक जो है मिल करके पर्दे के पीछे जो खेल खेल रहे हैं। पर सर, इस तरह के आरोप तो फिर कांग्रेस पर भी लग सकते हैं, जैसे अभी खुर्शीद साहब का बयान था, प्रियंका जी का बयान, या आपने अभी जो कहा, इस तरह के आरोप तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी लग सकते हैं कि शायद रणनीतिक रूप से बीजेपी को हराने के लिए दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे दोनों पार्टियां एक हैं। नहीं, हम पे कोई आरोप नहीं लग सकता और हम इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। उसमें कोई सवाल ही नहीं है कि किसी से मिलजुल के पर्दे के पीछे कोई समझौता। जो हमें करना होता है वो खुल के दमदारी से वो करते हैं। बाकी किसी का लुक छुप के कोई राजनीति खेल करना कांग्रेस पार्टी ने कभी ना किया है ना कभी करेगी। तो पुनिया जी, एक बात मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि कई लोग ये बात कर रहे हैं, कई लोग ये अनुमान लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस जो है अगर गठबंधन करके, क्योंकि आज आप पूरे उत्तर प्रदेश में जो है आपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, आप खुद कह रहे हैं कि 70 तक मैक्सिमम सीटें हम जीत सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अगर ऐसी परिस्थितियों में, अगर आप मानते हैं कि इस वक्त बीजेपी के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ माहौल है, तो अगर कांग्रेस अगर गठबंधन के साथ उतरती तो आपको नहीं लगता वो ज्यादा मुफीद होता और शायद कांग्रेस को भी इससे ज्यादा फायदा होता? या फिर 2017 में जो कुछ हुआ तो उसके बाद कहीं ऐसा लग रहा है कि दूध का जरा छाछ भी फूक फूक कर पीता है? देखिए, गठबंधन करना कोई एक पार्टी तय नहीं कर सकती। उसके लिए एक जो दूसरी पार्टी है उसकी भी सहमति होना और उन जो मुद्दों पर सहमति होना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो परिस्थितियां नहीं बनी या वो प्रक्रिया नहीं चालू हुई, जिसकी वजह से गठबंधन नहीं किया गया। और मैं समझता हूँ कि जानबूझकर अब की बार जो हमारे कार्यकर्ताओं की मांग थी, अपने नेताओं की मांग थी कि बगैर समझौते के लड़ना चाहिए, क्योंकि जब समझौता अगर होता है तो बहुत सी ऐसी सीटें होती हैं जहां पर हम अन्य राजनीतिक दल को वो सीटें दे देते हैं लड़ने के लिए, और हमारे लोग जो चाहते थे उन सीटों पर लड़ने के लिए उससे वंचित रह जाते हैं। तो एक जानबूझकर कॉन्शियस डिसीजन लिया गया कि हम किसी से समझौता नहीं करेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। आपने कैंडिडेट भी जो हैं सब लगभग सब सीटों पर उतारे। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं क्योंकि ये महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस जब ये कहती है कि वो रिवाइव कर रही है अपने आप को, या रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, उस कंटेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन एक बात और पुनिया जी जहन में बार बार आती है कि आप क्योंकि कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, आप लोग जब स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी कर रहे थे उसको लेकर बड़ी समस्याएं हुई। जिनको आपने स्टार प्रचारक बनाया वो लोग, कोई लोग पार्टी छोड़ गए। अब भी आपके स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कई नाम ऐसे हैं जो प्रचार करने के लिए निकले ही नहीं है। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी बहुत से ऐसे नाम रहते हैं जो जरूरत पड़ने पर उनको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि जितने स्टार प्रचारक हो सभी मैदान में उतरेंगे। और अब की बार को विशेष रूप से जो परिस्थितियां बनी, जब कोरोना तेजी से बढ़ रहा था और इलेक्शन कमीशन ने पब्लिक मीटिंग्स पर रोक लगा रखी थी और अन्य कार्यक्रम, बड़े कार्यक्रमों पर रोक लगा रखी थी, तो जो बड़े स्टार प्रचारक हैं उनको उतारने की परिस्थितियां नहीं बनी। तो इसलिए जो स्टार प्रचारक थे जो आ सकते थे, जिन्हें कहा गया कि आपकी डिमांड है और आप जाइए, तो वो गए और उन्होंने अपना प्रचार किया। तो इसलिए इसके ऊपर कोई प्रश्न उठाना तो मैं नहीं समझता हूँ कि वाजिब है। ठीक है पुनिया जी, आपका एक बयान जो है मैंने देखा था और कुछ लोग उस पर रिएक्ट कर रहे थे। आपने पिछले दिनों ये कहा कि भाई
टैक्स पेयर्स की जो पैसा है उसको वेस्ट एक तरह से किया जा रहा है, जो मुफ्त अनाज बांटा जा रहा है वो सरकार जो है, योगी सरकार, मोदी सरकार टैक्स पेयर्स का पैसा जो है वो बर्बाद एक तरह से कर रही है। कई लोग कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा संवेदनहीन बयान हो सकता है, क्योंकि इस संदर्भ में, क्योंकि कोरोना के समय में लोगों को जरूरत थी कि उनको अनाज मिले, लोग कोई देश में भूखा ना मरे, ये एक जरूरी था, इसलिए जो है मुफ्त अनाज बांटने की योजना शुरू की है। देखिए, अनाज बांटने पर प्रश्न नहीं है, प्रश्न था जब किसी सरकारी योजना का उद्घाटन करने के लिए, उसकी शुरुआत करने के लिए, उसकी प्रगति की समीक्षा करने के लिए जब कार्यक्रम आयोजित होते हैं और उन कार्यक्रमों में शुद्ध रूप से राजनीतिक बातें होती हैं, तो सरकार का पैसा है जिसमें पूरा जो आयोजन है वो सरकारी पैसे से हो रहा है, लेकिन बातें वो राजनीतिक और चुनाव और विपक्षी दलों के ऊपर हमला और ये सब बातें, तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बात कही थी कि टैक्स पेयर्स का पैसा इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। ठीक सर, मैं थोड़ा सा ये जैतपुर के बारे में भी आपसे जरूर बात करूंगा, और आपके बेटे जो हैं तनुज पूनिया जो है वो जैतपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने अच्छे खासे वोट लिए थे, हालांकि जीत नहीं पाए थे, पर अगर उनकी बात करूं, आपके बेटे की बात करूं, तो वो IIT से पास आउट हुए, विदेशों में नौकरी करते थे, उनको वहां से उन्होंने छोड़ा और राजनीति में आ गए। तो क्या ये आपको लगा कि राजनीति में आना चाहिए इस तरह से युवाओं को, या फिर कई लोग ये भी कह सकते हैं कि एक राजनीतिक विरासत जो है, जो देश में हर पार्टी में होती है, उसका शिकार आप भी हो गए, आपका परिवार भी हो गया? देखिए, ये समय की आवश्यकता है कि अच्छे पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए और राजनीति का स्वरूप बदलें। और पहले ज़माना था जिसमें माफिया और ये सब पूरा आते थे, लेकिन धीरे धीरे कम हो रहे हैं। एक नई शुरुआत की कांग्रेस पार्टी ने, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने ये महिलाओं को 40% टिकट देने का वोट किया, तो एक पूरा नज़रिया पूरा बदला। उन्होंने किया कि नौजवानों को टिकट दिया जाएगा तो नौजवानों को टिकट दिया, पढ़े लिखे लोगों को टिकट दिया जाएगा तो पढ़े लिखे लोगों को टिकट दिया गया। तो इस तरह से राजनीति में एक नई शुरुआत है और मैं समझता हूँ कि ये आगे तक चलेगी और होना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए। उसी कॉन्टेक्स्ट में ये तनुज पूनिया मेरा बेटा है, उसका कॉन्शियस डिसीजन था कि मुझे राजनीति में आना चाहिए। मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे तनख्वाह अच्छी मिल रही है, लेकिन उससे क्या, एक सामाजिक क्षेत्र में उतरने के बाद मुझे काम करना चाहिए, अच्छी तरह से काम करना चाहिए, समाज के बीच में रह के काम करना चाहिए। तो वो उन्होंने अपनी जो उसकी इच्छा थी वो पूर्ति करने के लिए वो राजनीति में आए हैं और कांग्रेस पार्टी के आभारी हैं कि उन्होंने जब भी चाहा तो टिकट भी दिया और चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। फिर उसके लिए आपको और तनुज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक अंतिम सवाल, क्योंकि आप कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता भी हैं, कांग्रेस के जो इस वक्त जो है, देखिए बड़े नेता जो है कांग्रेस छोड़ कर जा रहे हैं। कमलापति त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में जो है कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, उनकी जो चौथी पीढ़ी है उसने भी छोड़ दी कांग्रेस को और वो TMC के साथ चले गए। बड़े आपके उत्तर प्रदेश के कई नेता जो हैं वो कांग्रेस छोड़कर BJP में चले गए। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मुझे याद आता है, कहीं मैंने पढ़ा भी था, 2004 में गंगाचरण राजपूत जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने गोली अपने 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 माथे पर, अपने कनपट्टी पर बंदूक रख ली थी और कहा था सोनिया जी के लिए मैं जान दे दूंगा। लेकिन वही गंगाचरण राजपूत जी के बेटे जो हैं वो BJP में और BJP से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से क्या आपको लग रहा है मोहभंग क्यों हो रहा है इन नेताओं का, या ये मोहभंग है, या इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, कांग्रेस से मोहभंग नहीं है। ये अगर हर एक मामले को देखा जाए तो हर एक मामले में आप ये पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें सम्मानित करने के लिए, उनको महत्वपूर्ण पद देने के लिए मैं कभी पीछे नहीं रही, कांग्रेस पार्टी कभी पीछे नहीं रही। और लेकिन धीरे धीरे ये भी पता लग रहा है
कि ये लोग अपने स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ के नाते पार्टी छोड़ के अन्य पार्टियों को ज्वाइन किया। आप बताइए, अब आरपीएन सिंह हैं, उनको जो झारखंड प्रदेश का प्रभारी बनाया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर हैं, और जब मौका आया तो उनको मिनिस्टर भी बनाया, और अब मिनिस्टर अगर नहीं है तो उनको इम्पोर्टेंट स्टेट का इंचार्ज बना रखा है। तो ये क्या है? ये सब पूरा अपने किसी न किसी स्वार्थवश गए हैं। सुष्मिता देव जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, वो उन्होंने कहा कि मुझे कांग्रेस से कोई शिकायत नहीं है, कांग्रेस नेतृत्व से भी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन उसका पता लगा कि वजह क्या है कि कुछ दिन के बाद, 2-3 महीने के बाद वो राज्यसभा की मेंबर बन गई। जब जितिन प्रसाद जी हैं, वो विधान परिषद के मेंबर बन गए और कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। तो इस तरह से स्वार्थ से प्रेरित अगर कोई जाता है तो उसमें कांग्रेस पार्टी का तो कोई दोष नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अपने लोगों को, अपने नेताओं को जो भी जगह है, इम्पोर्टेंट जगह है, वो देकर उनके हमेशा सम्मानित किया है। और कभी भी उपेक्षा का आरोप लगाना कांग्रेस पार्टी के ऊपर नहीं है। हमारे जो बड़े नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो मुलाकात करने में, मिलने जुलने में कभी किसी की कमी नहीं रहती। लेकिन फिर भी अगर गए हैं तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए छोड़ के गए हैं, उसके लिए कांग्रेस पार्टी दोषी नहीं है, बल्कि जो छोड़ के गए हैं वही दोषी है। बहुत बहुत शुक्रिया पीएल पूनिया जी, आपने बहुत साफगोई से डीडी कॉन्क्लेव में जो है अपनी बात रखी, कांग्रेस के बारे में आपने बात रखी। और अभी चुनाव चल रहा है, 10 मार्च को नतीजे आएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को और कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन डीडी कॉन्क्लेव में आप जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका सर, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया और मेरी बात जनता तक पहुंचने के लिए एक अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो ये थे पीएल पूनिया जी, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की जो कैंपेन कमेटी है उसके अध्यक्ष हैं। और उन्होंने यहां पर डीडी कॉन्क्लेव में कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस की रणनीति को लेकर के दिल से बात करी और बहुत साफ गोई से उन्होंने कहा। और जो कुछ उन्होंने कहा उससे एक बात तो साफ है कि कांग्रेस की रणनीति फिलहाल ये साफ लगती है कि उत्तर प्रदेश में वो सत्ता में तो नहीं आ सकती, लेकिन क्या वो किंग मेकर की भूमिका में आकर वास्तव में इस तरह की सिचुएशन अगर हंग असेंबली आती है तो क्या वो किंग मेकर की भूमिका में हो सकती है? वो रोल निभाने के लिए कांग्रेस फिलहाल जो है ज्यादा उत्सुक दिख रही है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा होगा, उसके लिए हमें 10 मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा। और फिलहाल इस सेशन में डीडी कॉन्क्लेव के फिलहाल इतना ही। नमस्कार।